अस्सलाम वालेकुम। आपका वीर आसिफ में रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज करूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, गुज़िश्ता रोज़ 16 जनवरी 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक साबिक़ वज़ीर आज़म बानी व चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा इमरान को भी इसी केस के अंदर 7 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुना दी गई है। तो यकीनन आप तक ये खबर सियाको सबाक के साथ पहुंच चुके होंगे। इस फैसले के ऊपर आपका इख्तलाफ है या आप इस फैसले के ऊपर इत्तेफाक करते हैं, ये आपका हक है, इसके ऊपर आप राय कायम कर चुके होंगे। लेकिन मैं अपने आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ और है। यानी कि 17 जनवरी से एक रोज़ कबल, जबकि इमरान खान को इस चीज़ का इल्म है कि 17 जनवरी को उनके खिलाफ जो अल कादर ट्रस्ट केस चल रहा है उसका फैसला सुनाया जाना है। और ये भी माहौल बना हुआ है, हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को इस केस के अंदर 14 साल की सजा सुनाई जाएगी और उनकी जो अहलिया है उनको भी 7 साल की कैद सुनाई जाएगी। बहरहाल ये एक लंबी बहस है कि जो महफूज फैसला होता है वो जज के अलावा किसी को इल्म नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में हस्ब रवायत जो पाकिस्तान के मखसूस सहाफ़ी हैं उनको ये चीज़ें पहले ही फीड कर दी जाती हैं कि वो खौफ व हरास फैलाने के लिए या किसी के ऊपर प्रेशर जो है रेज करने के लिए इस खबर को वो कबल अज़ वक़्त शेयर करते हैं। और ये फैसला जो है जज से पहले पाकिस्तान के कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं उन्होंने सुना दिया था कि इमरान खान को 14 साल और उनकी बीवी को 7 साल की कैद सुनाई जाएगी। बहरहाल इसके ऊपर लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं आज जो आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो ये है कि 17 जनवरी से एक रोज़ कबल यानी कि 16 जनवरी को इमरान खान ने अपना एक्स के ऊपर एक ट्वीट करते हुए एक बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से हम क्यों माफ़ी मांगे बल्कि वो हमसे माफ़ी मांगे। हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती हुई, 26 नवंबर को जो हमारे कारकुनान है उनका कत्लेआम किया गया, माफ़ी तो आर्मी चीफ हमसे माफ़ी मांगे। हम ना कोई डील लेंगे और ना कोई डील देंगे, ना कोई एनआरओ देंगे ना किसी को एनआरओ देंगे। 26 नवंबर के कत्लेआम में जो जो किरदार मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा मिलेगी। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि यूरोप के सबसे ताकतवर तरीन जो जनरल पनूशे थे, अगर उनको इंसानी हकूक के ऊपर कड़ी सजा मिल सकती है तो पाकिस्तान के जर्नैल जो है वो उससे पाया कि नहीं है कि जितने ताकतवर जनरल पनूशे थे। तो इसके ऊपर जो नहीं ये स्टेटमेंट मंजरेआम पर आई तो पाकिस्तान के मीडिया में हलचल मच गई। हर कोई इसके ऊपर बहस करने लग गया, इसको कोई खतरनाक करार देने लगा। किसी ने कहा कि ये वक़्त के जो ताकतवर तीन शख्सियत है, पाकिस्तान के जो ताकतवर तीन ओहदे पर फाइज शख्सियत है, उसको खुली धमकी है। तो और ये भी हकीकत है, वो पाकिस्तान की जो 70 साल सियासी तारीख है उसके अंदर इस किस्म की किसी सियासतदान की तरफ से डेवलपमेंट नहीं हुई और ना ही इस किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इमरान खान ने पहली मरतबा वक़्त के ताकतवर तरीन शख्सियत को, ताकतवर तरीन ओहदे को जो है वो चैलेंज किया है और एक बार नहीं बार बार किया। और इनका ये जो चैलेंज करने का अंदाज है वो दिन ब दिन एग्रेसिव होता जा रहा है। पहले तो वो कुछ दबे दबे अल्फाज में बातें किया करते थे, अब वो खुलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहकर, आर्मी चीफ कहकर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहकर जो है वो कोई भी तनकीद करनी होती है या कोई नफसियाती अटैक करना होता है तो वो खुलकर करते हैं। तो मैं आज के व्लॉग के अंदर आपके इसी मौजू के ऊपर अपनी जो मैंने एक राय मैंने कायम की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि 16 नवंबर को जब ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ा सुना तो मुझे ये बड़ी तशवीश हुई कि कल 17 जनवरी को इमरान खान के खिलाफ जो केस चल रहा है उसका फैसला सुना जाना और इमरान खान साहब जो है वो जनाब इतने अग्रेसिव हो रहे हैं। तो इसमें आखिर वजह क्या है, क्या साइंस है, क्या इसके अंदर फनामिना है कि इमरान खान 16 जनवरी को जो है वो इतना खतरनाक स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ का नाम लेकर जो है उनको कह रहे हैं कि वो हमसे माफ़ी मांगे हैं और वो दूसरी जगह उनको धमका रहे हैं। खैर, मैं बड़ी इसके ऊपर मुझे तशवीश हुई तो मैं सोच विचार करने लग गया, दिमाग के खाने मैंने खोलना शुरू कर दिए, थोड़ा मैंने स्टडी की। तो एक चीज़ मेरे जो है ना वो एक सिरा मुझे मिला कि जब भी कोई दुनिया के अंदर एक नई डेवलपमेंट होती है या कोई किरदार या कोई शख्सियत जो है वो निखर कर किसी खास एक पॉइंट के ऊपर निखर कर सामने आती है या उसको एक नुमाया मुआशरे के अंदर मुकाम मिलता है, अहमियत मिलती है, वो उसका किरदार जो है वो खुलकर सामने आता है,
تو یقیناً دل کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا سب کچھ اچانک ہو گیا یا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ہسٹری ہے۔ ان وجوہات کو جاننے کے لیے یہ قدرتی عمل ہے، فطری عمل ہے کہ انسان اس کردار کی، اس شخصیت کی جو ہسٹری ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں تو جب ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس مریض جس مرض کا مبتلا ہوتا ہے اس کی تشخیص کرنے کے لیے اس کی ہسٹری کو جو ہے نا وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ماضی میں آپ کے ساتھ کیا کیا سمبلز جو ہیں وہ نمودار ہوتی رہیں۔ تو اسی طرح میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے جو عمران خان دن بدن اگریسو سٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع کر رہے ہیں، ایون یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ وقت کے سب سے طاقتور ترین شخصیت آرمی چیف کو جو ہے وہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگے اور ہم 26 نومبر کے واقعہ میں ملوث کرداروں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے، ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی، تو میں نے بھی عمران خان کی جو ماضی کی زندگی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ عام سی بات ہے اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ عمران خان کی زندگی 3 حصوں پر تقسیم ہے، ایک ان کی کرکٹ ہے، ایک ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہے اور تیسری سیاسی ایکٹیویٹیز ہے۔ یہ بھی آپ کو علم ہوگا کہ عمران خان کی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ کرکٹ کے اندر گزری ہے۔ جب میرے اندر تجسس پیدا ہوا، تشویش پیدا ہوئی، تو میں نے ان کی کرکٹ کی جو ہسٹری ہے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے جو بڑے بڑے ایونٹس تھے، بڑے بڑے اعزازات تھے، جو ان کے بڑے بڑے کارنامے تھے، ان کا مطالعہ کیا۔ تو مجھے کوئی یعنی کہ ایسی کوئی خاص چیز نہیں مل رہی تھی کہ جس کا میں موازنہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کر سکوں۔ تو اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ عمران خان کی زندگی کے اندر سب سے جو اہم ایونٹ تھا وہ 1992 کا ورلڈ کپ تھا۔ تو میں نے 1992 کے ورلڈ کپ کو فوکس کیا، میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں تھوڑی معلومات ادھر ادھر سے پکڑنے کی میں نے کوشش کر دی۔ اسی دوران میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ 1992 کے ورلڈ کپ کے اندر واحد نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی جو راؤنڈ میچز کے اندر ناقابل شکست تھی، اور اس کے ناقابل شکست ہونے کی جو کی پلیئر تھا وہ گریٹ بیج تھا۔ تو نیوزی لینڈ نہ آسٹریلیا کو معاف کر رہی تھی، نہ ویسٹ انڈیز کو معاف کر رہی تھی، نہ انڈیا کو معاف کر رہی تھی، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، سب کو اس نے آگے لگا کے رکھا ہوا تھا، اور گریٹ بیج کے سامنے کوئی بھی بالر آتا تھا تو اس کا وہ جوس نکال کر رکھ دیتے تھے۔ تو جو نیوزی لینڈ سے پاکستان نے سیمی فائنل تو جیتا، لیکن نیوزی لینڈ کا جو سیمی فائنل کا میچ ہے وہ تو بڑی اہمیت جو ہے اختیار کر گیا اور اس کے بڑے چرچے ہوئے، لیکن جو 1992 کے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان اور نیوزی لینڈ نے راؤنڈ میچ کھیلا تھا جس کے اوپر 2 پوائنٹس پاکستان کو ملے تھے اور بڑے اہم پوائنٹس تھے وہ، اور دوسرا جو نیوزی لینڈ ناقابل شکست ٹیم تھی اس کو ہرانا پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک جس کو کہہ لے کہ حوصلہ اور ایک جو ولولہ جو ہے وہ پیدا کرنے میں کردار ادا کر گیا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے وہاں پر اس قسم کی جو ہے نا عملی طور پر نفسیاتی جو ہے نا اٹیک کیا۔ وسیم اکرم آپ کو پتہ ہے روز اول سے پاکستان کی ٹیم کے اٹیک بالر ہیں، تو وہ ہمیشہ میچ میں اٹیک کرتے ہیں۔ تو وسیم اکرم کا بھی ایک نام تھا، ایک پریشر تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گریٹ بیچ اس راؤنڈ میچ کے اندر وسیم اکرم کے سامنے آئے تو وسیم اکرم نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کو وائڈ بال کرنا شروع کر دیا، یعنی کریز سے باہر گیندیں کرنی شروع کر دی۔ تو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ وسیم اکرم گریٹ بیچ سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو اٹیک کر رہے تھے عاقب جوید تھے، ایسا یعنی کہ تاثر پیش کیا جا رہا تھا کہ پاکستانی بالر جو ہیں وہ نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں سے گھبرائے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک پیشکش کی جا رہی تھی کہ آپ کھل کر پاکستان کے خلاف کھیلو۔ یہ عمران خان کی بعد میں ثابت ہوا کہ یہ عمران خان کی ایک نفسیاتی ایک اسٹریٹجی تھی جس کو باقاعدہ طور پر 1992 کے ورلڈ کپ کو کور کرنے والے جتنے بھی کمنٹیٹر ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کیا کہ عمران خان نے بڑا زبردست نیوزی لینڈ کے اوپر نفسیاتی جو ہے اٹیک کیا، اور نیوزی لینڈ جو کہ ناقابل شکست ٹیم تھی 1992 کے ورلڈ کپ کے اندر وہ پاکستان سے شکست سے دوچار ہوئی۔ تو یہ تاثر قائم کر کے وسیم اکرم سے لوز بالز کروائی گئیں اور ان کے بیٹسمینوں کو حوصلہ دیا گیا، ان کو ایک راہ دکھائی گئی کہ کھل کر کھیلو بھائی۔ تو وہ پھر گریٹ بیچ بھی اگریسو کھیلے، ان کے ساتھ میرے خیال میں لیتھم تھے جنہوں نے اوپننگ کی تھی، تو لیتھم نے بھی کھل کر کھیلنے کی کوشش کی۔ تو ایک طرف وسیم اکرم گھبرا ایسے لگ رہا تھا کہ گھبرا کر بالنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف عاقب جو ہے وہ اپنی وہ
वैरायटियाँ दिखा कर लिथम को भी उन्होंने ढेर किया, उनके डीन जोन्स को भी, उनके जो जितने भी इनफॉर्म बैट्समैन थे सबको उन्होंने ढेर कर दिया। इवन 166 पर न्यूजीलैंड की टीम मुकम्मल आउट हो गई और टारगेट जो है पाकिस्तान को 167 का मिला, और पाकिस्तान ने मेरे गालबन ये 45 या 46 ओवर में रमीज राजा की सेंचुरी के साथ इस टारगेट को अबूर कर दिया। तो नाजरीन, अगर देखा जाए तो जैसे बहस चल रही थी कि इमरान खान ने भी स्टेटमेंट जारी किया था कि मुझे जो है अलकादर के ट्रस्ट केस के अंदर जो सजा देनी है वो दें, जल्दी करें इस पर। तो इमरान खान की अगली क्या स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी व्लॉग के जो करेंगे तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इमरान खान ने ये फैसला 17 जनवरी को ही लेने के लिए 16 जनवरी को ये स्टेटमेंट जारी किया, अपने मुखालफिन के ऊपर एक एग्रेसिव, जिसको एक जारहाना अटैक कहते हैं, वो हमला किया। वो जो कि चंद रोज कबल आर्मी चीफ मुबैना तौर पर जो नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से बराह रास्त मुलाकात कर चुके थे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और KPK के वज़ीर आला अली मीन गल्लापुर से मुलाकात कर चुके थे। तो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये भी बातें शुरू हो गई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 20 जनवरी से कबल पाकिस्तान के अंदर सेटलमेंट जो है वो करने के लिए खुद अमली तौर पर मैदान में निकल चुके हैं। क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि ट्रंप की जो 20 जनवरी को तकरीब हलफ बर्दारी है, उससे कबल वो उनकी तरफ से जो है ना एक प्रेशर जो है उसको डिफ्यूज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर नई से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसके लिए आर्मी चीफ जो है मैदान में खुद खुलकर आ रहे हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूं कि इमरान खान अपनी बहन के जरिए बार बार ये पैगाम जारी कर चुके हैं कि मैं किसी डील या किसी NRO के जरिए बाहर नहीं आऊँगा। 200 से ज़्यादा मुकदमात है, मैंने सारे मुकदमात जो हैं उनका मुकाबला किया, उनको फेस किया है। अगर मैं बाहर आऊँगा तो अपने सारे मुकदमात क्लियर करके बाहर आऊँगा। आप इस इमरान खान की स्ट्रेटजी से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, ये आपका हक है, लेकिन इमरान खान जो है इस वक्त बड़ा मजबूत और ताकतवर तरीन शख्सियत, एक सियासतदान बनकर उभर कर सामने आ रहा है। तो उन्होंने 16 नवंबर का स्टेटमेंट जारी करके अपने मुखालफिन को मजबूर किया कि वो 17 जनवरी को हर हाल में फैसला सुनाएं। तो ये मेरी एक छोटी सी राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन नाज़रीन, जो पाकिस्तान में की जिसको जुडिशली और पाकिस्तान का जो 77 साल फसूदा निज़ाम है, जो दिन ब दिन ना सिर्फ नंगा हो रहा है बल्कि दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और पाकिस्तान का ये निज़ाम जो है वो बुरी तरह से जो है दबाव का शिकार है, और जिसको कह लें कि अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रहा है, वेंटिलेटर पे लगा हुआ है। तो मैं असल में आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये बच्चा इस बात को डिस्कस कर रहा है कि वो 190 मिलियन पाउंड जिसका मरकजी मुल्ज़म मलक रियाज है, एक तरफ इमरान खान जिसका मीडिया के ऊपर नाम लेना भी पाबंदी है, उसकी तस्वीर दिखाने की पर भी पाबंदी है, तो और वो है भी जेल के अंदर बंद, उसको तो 190 मिलियन पाउंड की इसके अंदर सजा सुना दी गई है। और जो मरकजी मुल्ज़म है जहाँ से ये सारी इल्ज़ामात का आगाज़ होता है, मलक रियाज, वो दुबई में बैठकर नए से नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू प्रोग्राम हो रहे हैं, और इमरान खान का जो है नाम लेने पर भी पाबंदी है, जो कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासतदान है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का वो बानी और चेयरमैन है। अब आगे चलते हैं कि ये भी खबर बच्चे तक पहुंच चुकी है कि जो वन हाइड पार्क के अंदर नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी थी, वो 1996 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो मलक रियाज को मजबूर किया गया कि वो 90 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो 18 अरब रुपए में उनसे खरीदें, और उन्होंने खरीदी। वहीं से ये सारे मामला शुरू हुए, और यही रकम जो है वो जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके तो ये रकम जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर मुंतकिल की। तो बहरहाल बड़ी अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग और नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।